महाराष्ट्र का चुनावी संग्राम अभी से ही दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। पहले से ही सीट बंटवारे में उलझे महाविकास आघाड़ी को अब अखिलेश के अबू आजमी ने धमकी दी है और कहा, मैं इंतजार करने वाला नहीं। 5 सीट सपा को नहीं दी तो हम 25 पर चुनाव लड़ने वाले हैं। क्योंकि ऐसा है ना कि जो हमने 5 उम्मीदवार घोषित किया है वो 5 उम्मीदवार चुन के आने वाले हैं। मैं इतना देर इंतजार नहीं कर सकता जितना ये लोग कर रहे हैं। अबू के इस बयान से पूरे महाविकास आघाड़ी में खलबली मच गई, खासकर उद्धव की शिवसेना गुट में। अबू भाई जी से हमारी बातचीत चल रही है। 2 सीटें उनके पास है वो तो उनको मिलने वाली है, लेकिन उनसे पहले उसने अबू भाई ने उनकी सीटें डिक्लेयर कर दी। ये भी ठीक नहीं है। सवाल ये है कि बातचीत कब तक चलती रहेगी, क्योंकि नामांकन को सिर्फ 2 दिन बचे हैं, लेकिन सीट बंटवारा सिर्फ 255 सीटों तक ही पहुंचा है, जिसमें उद्धव की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस के बीच अब तक 85-85 सीट लड़ने पर सहमति बनी है। यानी 33 सीटें छोटे दलों और बड़े दलों के बीच बंटनी बाकी हैं। एसपी को भी इन्हीं 33 में से कुछ सीट मिलने की चर्चा है। खुलेआम सरेआम जैसे माफिया डॉन धमकियां देते हैं, वैसे एक्सटॉर्शन करते हैं, वैसे समाजवादी पार्टी जिसका चरित्र ही इस प्रकार का रहा है, वो एक्सटॉर्शन करने लगी है अपने सहयोगियों से, अपने अलायंस से। सवाल ये कि अबू आजमी में अचानक कहीं से ताकत आ गई या फिर अखिलेश के इशारे पर ये बयान दिया। क्या इसे महाराष्ट्र में अखिलेश यादव की पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा माना जाए? महाराष्ट्र में एमबीए के बड़े दलों ने बंटवारे का 85-85 फॉर्मूला बना लिया, जिससे अबू आजमी और अखिलेश तो नाराज हैं ही। कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी भी इस सीट बंटवारे से नाराज हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी के 85 फॉर्मूले को राहुल गांधी की मंजूरी नहीं मिली है। नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं। कोई नाराजगी, कोई ऐसी बात की नहीं है राहुल जी ने। नाना पटोले राहुल गांधी की नाराजगी की खबरों को नकार रहे हैं, लेकिन सूत्रों का दावा है कि सीईसी की बैठक में राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर नाराजगी जताई है। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी मुंबई विदर्भ की सीटें उद्धव गुट को देने के पक्ष में नहीं है। सवाल ये, अगर राहुल गांधी नाराज नहीं तो उद्धव की पार्टी उन्हें हरियाणा की याद क्यों दिला रही? हरियाणा में पूरी सीटें कांग्रेस ने लड़ी थी ना, सरकार नहीं आ पाई, तो सबको साथ लेकर चलना चाहिए। उधर बीजेपी ने महाअघाड़ी में मची रार पर तगड़ा तंज किया। कांग्रेस नेतृत्व का गठबंधन एक भानुमति का कुनबा है, जहां भ्रष्टाचारियों ने मिलकर, परिवारवादियों ने मिलकर झूठ के नैरेटिव पर गठबंधन किया है। महाविकास आघाड़ी में महाभारत छिड़ी है। देखना ये होगा कि महाविकास आघाड़ी कैसे टिकट बंटवारे के अग्निपथ से निकलकर विजय पथ पर आगे बढ़ पाएगा। यूपी की सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे की गूंज अब महाराष्ट्र में भी सुनाई दे रही है। महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी ने योगी के इस फॉर्मूले पर निशाना साधा। और शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि ऐसी राजनीति महाराष्ट्र में नहीं चलने वाली है। इस प्रकार के जो राजनीति है ना, बटेंगे कटेंगे वाली, इस राज्य में, मुंबई में नहीं चलेंगे। हम ना बटेंगे ना कटेंगे। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने उद्धव ठाकरे पर पलटवार किया और उनके हिंदुत्व के एजेंडे पर सवाल उठाए। आज उद्धव ठाकरे भी वो हिंदुत्व के शेर तो है नहीं, उनकी पार्टी अब तो सेकुलरिज्म की भीगी बिल्ली बन चुके हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारकों की सूची में है, लेकिन विपक्ष का दावा है कि उनका जादू यहाँ नहीं चलेगा। अयोध्या नहीं बचा पाए, चित्रकूट नहीं बचा पाए। अब देखिए ना, तो बाबा जी महाराष्ट्र में आकर क्या आने दो, भड़काऊ भाषण करेंगे, दंगे भड़काने की कोशिश करेंगे। यूपी के मथुरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मंथन में भी एकता पर जोर दिया गया। आरएसएस ने योगी के नारे को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर एकता नहीं रहेगी तो हम कटेंगे। समाज की एकता एकात्मता, हम जाति भाषा प्रांत के अगर भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र के, राष्ट्रीय एकता। वक्फ विवाद अदालतों से लेकर जेपीसी की चौखट तक पहुंच चुका है। इस बीच हिंदू संगठनों ने वक्फ की तर्ज पर सनातन बोर्ड बनाने की मांग कर दी है। मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा है कि अगर वक्फ बोर्ड रहेगा तो सरकार को सनातन बोर्ड भी बनाना होगा। अगर वक्फ बोर्ड इस देश में रहेगा तो सनातन बोर्ड का निर्माण होगा। सनातन बोर्ड का निर्माण इस देश में सरकार को करना होगा। कथावाचक देवकीनंदन और दूसरे हिंदू धर्म गुरुओं की मांग है कि
वक्फ की तर्ज पर सनातन बोर्ड बने, जितनी जमीन वक्फ के पास उतनी जमीन सनातन बोर्ड को दी जाए। वक्फ बोर्ड की तर्ज पर अधिकार भी सनातन बोर्ड को मिले। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की इस मुहिम के समर्थन में कुछ मुस्लिम धर्मगुरु भी सामने आ गए। वो लोग सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं, मुसलमानों को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि सनातन बोर्ड पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बहुत अच्छा सुझाव है, इस पे चर्चा होना चाहिए, विचार होना चाहिए। देवकीनंदन ठाकुर हमेशा प्रवचन देते हैं, उसी काम को करना चाहिए उनको, इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। सरकार का काम है कि सरकार देखेगी वक्फ बोर्ड के पास में कितनी जमीन है। यानी वक्फ की लड़ाई अब सनातन बोर्ड तक पहुंच चुकी है और ये तब है जब सनातन बोर्ड का अभी कोई अस्तित्व तक नहीं। हिमाचल प्रदेश में रोजगार का वादा करके सत्ता में आई सुक्खू सरकार ने बेरोजगारों को बड़ा झटका दिया है। सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को सरकार ने निरस्त कर दिया। इसको लेकर सरकार के वित्त विभाग की ओर से आदेश भी जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक 2 साल से खाली पड़े पदों को खत्म करने को कहा गया है। हिमाचल प्रदेश में 1,70,000 पदों का बैकलॉग चल रहा है। ऐसे में करीब 40% पद इस आदेश से खत्म हो जाएंगे। 20-25 सालों से ये पोस्टें भरी ही नहीं गई और इनका बजट एलोकेट कर दिया है। हर साल जो बजट प्रस्तुत होता है उस बजट बुक में जो पोस्टें भरी नहीं जाती उसका बजट एलोकेट डिपार्टमेंट को दे दिया जाता है। यानी सरकार का दावा है कि आज के हिसाब से इन पदों की जरूरत नहीं बची। हालांकि इस आदेश के बाद सीएम सुक्खू ने अपनी सफाई भी दी है। उन पदों को खत्म किया गया है जो आज की दृष्टि में मायने नहीं रखते हैं। उन पदों की जगह हमने कहा है कि आप हमें दूसरे पद का बताइए कि दूसरे पद कौन से चाहिए। सवाल ये है कि रोजगार के फिर कौन से नए तरीके या नए पद सरकार इजाद कर रही है, क्योंकि रोजगार को मुद्दा बनाकर ही कांग्रेस सत्ता में आई थी। उत्तर प्रदेश के बरेली में महिला सभा की राष्ट्रीय सचिव ने सपा जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला सभा की राष्ट्रीय सचिव शांति सिंह के मुताबिक समाजवादी पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं होता और सपा जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप महिला विरोधी हैं। शिवचरण कश्यप हमेशा मेरा विरोध करते हैं। मुझे स्टेज पर जगह नहीं दी जाती है, हमारी बहनों को किसी को भी जगह नहीं दी जाती है और जो पदाधिकारी नहीं है, बाकी लोग नहीं है, वो वहाँ बैठते हैं। सपा जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप का विवादों से पुराना नाता रहा है, लेकिन शांति सिंह के आरोपों के बाद सपा में घमासान मचा है। यूपी की गाजियाबाद विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आखिरी दिन नामांकन करने वाले नेताओं की भीड़ रही। हिंदू रक्षा दल के नेता पिंकी चौधरी की पत्नी ने भी अपना पर्चा दाखिल किया और पर्चा दाखिल करने के दौरान पिंकी चौधरी की पत्नी पूनम फूट कर रो पड़ी। दरअसल जेल में बंद पिंकी चौधरी का पर्चा प्रशासन ने रद्द कर दिया था, जिसके बाद हिंदू रक्षा दल से जुड़े लोगों के कहने पर पिंकी चौधरी की पत्नी पूनम आगे आई और नामांकन दाखिल किया। बांग्लादेश में हुआ, बहन बेटियों के लिए जो आवाज उठाई वो किसी ने नहीं उठाई। किसी का खून निकला, क्या खून सबका पानी हो गया था? उन्होंने आवाज उठाई है, उन्होंने किया है, क्या गलत किया है और उसके लिए उन्होंने जेल में भेज दिया और तो पर्चा नहीं भरने दिया। ये क्या सोच रहे हैं कि अगर वो नहीं आएंगे तो क्या जीतेंगे नहीं? पर्चा दाखिल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए पूनम ने कहा कि उनके पति सच और हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में परेशानियां तो आएंगी, लेकिन ऐसी परेशानियों से वो और उनका परिवार पीछे नहीं हटने वाला। मशहूर एक्टर सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिल रही धमकियों के बीच पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने सलमान खान से फोन पर बात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि वो हर परिस्थिति में उनके साथ हैं, जिसकी जानकारी खुद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया के जरिए दी। पप्पू यादव ने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि शहर से दूर शूटिंग में व्यस्त होने के कारण फिल्म अभिनेता सलमान खान से मुलाकात नहीं हो पाई। उन्हें भी आश्वस्त करना चाहता था। मैं हूं ना, उनसे फोन पर लंबी बात हुई। वह निडर निर्भीक हैं, अपने काम और इंसानियत को पहली प्राथमिकता बताया। हर परिस्थिति में मैं साथ हूं। मुंबई पहुंचे पप्पू यादव ने बाबा सिद्दीकी के घर जाकर उनके बेटे जीशान सिद्दीकी से मुलाकात की और दुख की इस घड़ी में उनके साथ खड़े होने की बात कही। इससे पहले बाबा सिद्दीकी की हत्या पर पप्पू यादव ने घटना पर दुख जताते हुए लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का गैंगस्टर बताया था। पप्पू यादव ने धमकी देते हुए कहा था कि अगर कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। दिल्ली में यमुना के पॉल्यूशन पर सियासत के बीच जहरीले पानी में डुबकी लगाने वाले बीजेपी दिल्ली अध्यक्ष अस्पताल पहुंच गए, क्योंकि जहरीली यमुना में डुबकी लगाने के बाद वीरेंद्र सचदेवा की तबीयत बिगड़ गई। त्वचा में खुजली और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ तक कि वीरेंद्र सचदेवा जी, जो दिल्ली भाजपा इकाई के प्रमुख हैं, उन्होंने जहरीली
उस पानी में डुबकी लगाई है प्रोटेस्ट करने के लिए कि आंखें अब तक खोलो। उधर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष अस्पताल में है। इधर शाजिया इल्मी ने आतिशी सरकार पर हजारों करोड़ों के खर्च से भी यमुना साफ न कर पाने का आरोप लगाया। कितने बेशरम और निर्लज लोग हैं ये आम आदमी पार्टी वाले। 3000 करोड़ रुपया जो केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को दिया है सिर्फ यमुना की सफाई में, 1000 करोड़ जो कि पोल्यूशन सेस है, उसका हिसाब किताब और उसका ऑडिट अभी तक नहीं हुआ है। उधर यमुना में प्रदूषण की हालत और खराब होती दिख रही है। जहरीली झाग बढ़ती ही जा रही है। आज कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो आपको डरा सकती है। सबसे पहले आप ये झाग देखिए जिसकी हाइट अब 4 फीट से ऊपर पहुंच रही है। सवाल ये है कि चंद दिन बाद छठ पूजा होनी है। हजारों महिलाएं पूजा के लिए इसी पानी में उतरेंगी। अगर वो भी बीमार पड़ी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? Zee News।